बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय काल एवं वाच्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण में काल क्या है। सभी क्रियाएं यानी कि सभी काम किसी न किसी समय होते हैं। इस समय को ही काल कहते हैं। देखिए और पढ़िए। जैसे यहाँ 3 चित्र हैं। पहले चित्र में राधिका पुस्तक पढ़ रही है यानी कि कार्य हो रहा है। राधिका पुस्तक पढ़ रही थी, कार्य हो चुका है। राधिका पुस्तक पढ़ेगी, कार्य आने वाले समय में होगा। तो अब समझिए बच्चों कि उपयुक्त तीनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं से कार्य का अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है। अतः क्रिया होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को व्याकरण में काल कहते हैं। अतएव क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी कि बच्चों, जब क्रिया हो यानी काम हो रहा हो और हमें ये पता चले कि वो काम किस समय हुआ है, उसे हम काल कहेंगे। आगे पढ़ते हैं काल के भेद। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। सबसे पहले पढ़ते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों में अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, विकास मैदान में खेलता है, वह सदा सच बोलता है, वह चोर है। तो जहाँ पर वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल के भी बच्चों भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यानी कि इस काल के वाक्य में कर्ता के कार्य की आदत व सामान्य स्थिति का पता चलता है। जैसे वह प्रातः 5 बजे टहलता है, प्रशांत रोज अपना पाठ पढ़ता है। तो ये रोजाना की आदत वाली चीजें हैं, इसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल यानी इस काल के वाक्यों में कार्य के होने में संदेह यानी डाउट या अनिश्चय करता है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रिया खाना खा रही होगी, उसने अपना काम कर लिया होगा, यानी हमें ये नहीं पता कि डाउट है, किया भी होगा कि नहीं। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को सतत काल भी कहते हैं। इसमें कार्य लगातार चलता रहता है, इसमें कार्य का अंत नहीं होता। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, तो ये कार्य चल रहा है, हो रहा है, अंत नहीं हुआ है। दूसरा काल है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने फल खाए, लोग खेतों की ओर दौड़ रहे थे, राम ने एक मकान खरीदा। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों से कार्य के बीते समय में हो जाने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ भूतकाल है। जो काम पहले ही हो चुका है उसे भूतकाल कहेंगे। बच्चों, भूतकाल के भेद पढ़ते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। सामान्य भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य स्थिति में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे शैशव कल नहीं आया, हम हरिद्वार गए थे, ये सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने अभी अभी खाना खाया है, बिल्कुल अभी खत्म हुआ है काम, बटुआ अभी गायब हो गया है, तो ये आसन्न भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बालिकाएं खेल रही थी, बंदर पेड़ की शाखाओं पर कूद रहे थे, तो वो कार्य जो है वो आरंभ तो भूतकाल में हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, मधु स्वेटर बुन चुकी थी, तो ये कार्य बहुत समय पहले खत्म हो गया, इसे कहेंगे पूर्ण भूतकाल।
संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह या अनिश्चितता की स्थिति का बोध होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वे खाना खा चुके होंगे, असलम नमाज पढ़ चुका होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल है, इसमें संदेह हो रहा है। हेतु हेतु मत भूतकाल, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर तुम भी साथ खेल रहे होते तो बड़ा मजा आता, यदि हम घर से जल्दी चलते तो रेलगाड़ी नहीं छूटती। तो ये वाक्य जो है दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इन्हें हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहेंगे। और तीसरा काल है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूर्ण होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। इन वाक्यों में अंत में गा, गे, गी आदि आता है। जैसे वह कल स्कूल जाएगा, पूजा मुझसे नहीं मिलेगी, राहुल क्रिकेट खेलेगा। आइए पढ़ते हैं भविष्यत काल के भेद। तो बच्चों, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि रानी बाजार नहीं जाएगी, इस वर्ष वर्षा कम होगी। तो बच्चों, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो आने वाले समय के सामान्य रूप में होगा, इसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। संभाव्य भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने में संदेह का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज मामा जी आ जाएं, मैं कल शायद आऊं या ना आऊं, तुम प्रतीक्षा मत करना। तो ये संभाव्य भविष्यत काल है। हेतु हेतुमत भविष्यत काल यानी क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का होना भविष्यत काल की किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होता है, वहां हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। जैसे अगर वर्षा हुई तो हम नहीं जाएंगे, यदि आप यहाँ आए तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। तो यहाँ पर एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है और वो आने वाले समय में होने वाला है। तो बच्चों, ये थे हमारे काल और उसके भेद। आगे पढ़ते हैं वाच्य। वह शब्द जिसके द्वारा वाक्य में यह पता चलता है कि क्रिया मुख्य विषय कर्ता है या कर्म या भाव है, वाच्य कहलाता है। देखिए और पढ़िए। जैसे अनुराधा गीत गाती है, लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, दादाजी से अब पैदल नहीं चला जाता। तो बच्चों, आप समझिए कि उपयुक्त वाक्यों में से पहले वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है, दूसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से है और तीसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता तथा कर्म से ना होकर भाव से है। तो इस प्रकार इन वाक्यों में क्रिया का भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रूपों में विधान हुआ है, यही विधान वाच्य कहलाता है। अतएव क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए कार्य कर्म या मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं वाच्य के भेद। तो बच्चों, वाच्य के भी 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कर्ता की यानी करने वाले की प्रधानता का बोध होता है तथा क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कृतवाच्य कहते हैं। जैसे रीता पुस्तक पढ़ रही है, मनीष फुटबॉल खेल रहा है, लड़के फल खा रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई है। इन वाक्यों में कर्ता प्रधान है यानी कि जो मेन है वो कर्ता है और उसके अनुसार ही क्रिया बदली है, तो ये कृतवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध होता है तथा वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार ही लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रीमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मनीष के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, महिलाओं के द्वारा भजन गाए जाते हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की गई है। इन वाक्यों में कर्म प्रधान है अतः ये कर्मवाच्य है। और तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होता है और ना ही कर्म से,
बल्कि भाव प्रधान होता है। जो मेन होते हैं वो भाव होते हैं। यह वाक्य यानी यह वाच्य भाववाच्य होता है। जैसे कि ये है, अब यहाँ नहीं रुका जाता, दादी जी से आज नहाया नहीं जाएगा, मानव से अब पढ़ा नहीं जाता। तो उपयुक्त वाक्यों में भाव प्रधान है, अतः ये वाक्य भाववाच्य कहते हैं। याद रखिए बच्चों, कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे विभूति से पत्र पढ़ा जाता है तो वाक्य की क्रिया पढ़ा जाता है तो ये सकर्मक है, और विभूति से बैठा नहीं जाता है तो वाक्य की क्रिया बैठा नहीं जाता तो ये अकर्मक क्रिया है। आइए बच्चों पढ़ते हैं हम वाक्य परिवर्तन यानी कि वाच्य में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले वाच्य परिवर्तन के कुछ निम्नलिखित नियम हैं। जैसे पहला है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम इस प्रकार हैं। कर्ता के साथ से और के द्वारा में जो व्यवहारिक लगे उसका प्रयोग करना चाहिए। कर्ता के बाद क्रिया को भूतकाल में लिखा जाना चाहिए, और यदि कर्ता और कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देना चाहिए। उदाहरण में कृतवाच्य है मनोज फल खाता है, तो अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे मनोज के द्वारा फल खाया जाता है। रीता गीत गाती है, रीता के द्वारा गीत गाया जाता है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। और कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना कैसे होता है? कृतवाच्य से भाववाच्य बदलने में भी नियम कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन के रूप में बदला जाता है। फिर मुख्य क्रिया को सोया, खाया, पढ़ा, लिखा जा रहा है, जाता है, गया आदि इनमें लिखते हैं। और कर्ता के साथ से, के द्वारा में से जो व्यवहारिक लगे, जो सही लगता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कृतवाच्य है अंकुर हंसता है, उसको भाववाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे अंकुर से हंसा जाता है। ममता पढ़ रही है, ममता द्वारा पढ़ा जा रहा है। राजीव ने पत्र लिखा, राजीव के द्वारा पत्र लिखा गया। तो बच्चों ये थे हमारे वाच्य। आइए दोहराएं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल अथवा अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मत भविष्यत काल। जब शब्द यानी कि वह शब्द जिसके द्वारा वाक्य में यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। और वाच्य के भी बच्चों 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।